हेलो गाइस, दिस इज अनमोल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90+ % इन योर बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं हु एम आई। तो जैसे कि यार मैं इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, मेरा नाम अनमोल शर्मा है और मैंने अपनी 12th 2018 में उत्तराखंड बोर्ड से कंप्लीट की विद 95% एंड विद 9th रैंक इन स्टेट बोर्ड। बात करते हैं हमारे आज के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की सबसे बड़ी और सबसे मेन प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी और सबसे मेन प्रॉब्लम है आजकल के स्टूडेंट्स की, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है यार, मेरी भी एक प्रॉब्लम रह चुकी है 11th 12th में और स्टडीज़ के दौरान। आज भी वो कभी कभी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि बहुत से काम रहते हैं। तो यार जब भी मैं अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और जब बाकी के बच्चे हैं जो पूछते हैं कि भैया टाइम मैनेजमेंट होता है तो वो कैसे करना है, टाइम हमें बहुत से काम रहते हैं, हमें ये भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। तो यार मेरे टाइम पे भी ये आता था कि मैं फिजिक्स पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, मैथ पढ़ूँ, लेकिन यार इसका एक सीधा साधा सॉल्यूशन है। यार दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्पोर्टेंट। दो तरह के काम करने होते हैं हमें, एक होता है इम्पोर्टेंट और एक होता है अर्जेंट। देखो, आपको इन दो में से किसी एक को पिक करना पड़ता है कि आज आपको कौन सा काम करने वाला है, अगले सेकंड मतलब अगले घंटे आप कौन सा काम करने वाले हैं, या फिर आपको अभी कौन सा काम करना होता है। एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है अर्जेंट। तो यार देखो, मेरी मानो तो आपको इम्पोर्टेंट काम को पहले पिक करना चाहिए। यानी कि मैं क्या कहने वाला हूँ, आप कल की सोचते हैं कि मुझे कल को मतलब कल इतनी दूर जाके आपको वो भी तैयार करना है, फिजिक्स भी तैयार करना है, इंग्लिश भी तैयार करना है, इतनी दूर की। लेकिन आपको अभी ये देखना चाहिए आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन चलानी है। आपको अपना एक सुटेबल टाइम टेबल बनाना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और टाइम टेबल बनाना है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली और हम तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ेंगे, नहीं। आपको 5 घंटे का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जो आप हर दिन इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसा नहीं कि आपने 8 घंटे बना दिया, 10 घंटे बना दिया और आपने 2 दिन करा, तीसरे दिन नहीं करे, चौथे दिन नहीं करे, फिर 5वें दिन आपने 5 घंटे करा, नहीं कर पाए। तो आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकें, जो प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल हो। जैसे कि मैं आपको अपनी एक हॉबी भी बता दूंगा और उसके लिए आपको एक हेल्प भी हो जाएगी कि अगर आप कर सकते हैं तो आप अपनी डायरी मेंटेन करें। जैसे कि मैं रोज अपनी एक डायरी मेंटेन करता हूँ, शायद नहीं रखी हुई, ये डायरी मेंटेन कर रखी है। तो आप इसमें रोज डेट डालकर उसमें अपने आज के करने वाले काम, मतलब आप जो करने वाले हैं आज आगे, वो सारे सुबह सुबह या फिर रात को एक दिन पहले लिख लें। उसके बाद जब आप दिन में उठें या फिर आपको अब आपके अंदर से दिन में उठ के सुबह सुबह उठ के ये होना चाहिए कि अभी मुझे क्या काम करना है, तो आपको वो डायरी खोलनी है। आपको देखना है कि मेरे आज के कौन कौन से काम शेड्यूल्ड हैं, आपको नंबर वाइज उन कामों को करना है। और आपका और देखो यार, इन कामों में कुछ हो सकते हैं हार्ड, कुछ होते हैं आसान। बच्चे जो होते हैं वो हार्ड काम को बाद में करते हैं कि हाँ इसे टाल देंगे, कल को करेंगे या फिर रात को करेंगे। जैसे आज आपका एक शेड्यूल है, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, और आज जैसे कि आपका है केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक पढ़नी है, तो बच्चे उसे लास्ट में डाल देते हैं कि रात में करूँगा, और वो रात कभी आती नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो आपकी जो लिस्ट है डायरी की, उसमें आपको हार्ड काम सुबह सुबह निपटा लेने हैं। मतलब अगर आप सुबह पढ़ने के आदी हैं, आप सुबह पढ़ते हैं, तो आपको सुबह सुबह वो काम निपटा लेने हैं। चाहे आप स्कूल जाते हैं तो आपका शेड्यूल आप पे डिपेंड करता है कि आप डायरी कैसे मेंटेन करते हैं। आपको आपने वो जो काम करने हैं वो आपने सुबह में शेड्यूल कर रखे हैं या शाम को शेड्यूल कर रखे हैं, वो आप पे मैटर करता है। लेकिन आपको जो हार्ड काम है वो सबसे पहले निपटा लेना है। फिर उसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है ना, कि रात को आपके सारे शेड्यूल काम पे जो टिक लगेगा, उसके बाद जो आपको रात को कॉन्फिडेंस आने वाला है ना, वो आप खुद फील करेंगे। और उसके बाद देखना आप अगले दिन और पॉजिटिव एनर्जी से और अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छे माइंड सेट के साथ अपने कामों को करेंगे। ये थी पहली टिप्स जो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। और यार देखो, ये एक्सक्यूज होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। आपको टाइम से टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि कुछ टिप्स हैं यार जो मैं इम्प्लीमेंट करता था अपने ऊपर। जैसे कि अगर हम जो होते थे स्कूल जाते थे बस से, तो बाकी के बच्चे जो होते थे वो बस में बैठ के इधर उधर की हरकतें करते रहते थे। तो सही है, वो अपनी अपनी लाइफ पे करनी है। लेकिन आपको अगर आपका टाइम कम लगता है, आपको लगता है कि मैं बिजी रहता हूँ पूरे दिन, तो आपको यार देखो, मैं क्या करता था, मैं बस में लेके जाता था। मेरे पास एक डायरी रहती थी छोटी सी, जिसमें मैं अपने स्टिकी नोट्स बनाता था। हमारे सर जो थे, एक यूपी सर नाम से थे, वो हमारे स्कूल के फिजिक्स के टीचर थे, तो उन्होंने हमें मेंटेन करने के लिए कहा था एक छोटी सी डायरी जिसमें हम स्टिकी नोट्स लिखते थे और उसमें कुछ पॉइंट्स लिख लिया करते थे जो हमने आज पढ़े। तो जैसे हम बस में जा रहे होते थे, घर आ रहे होते थे, तो हम उन्हें पॉइंट्स को रिकॉल करते रहते थे। और यार देखो, लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि आप 5 मिनट से ये पढ़ने से क्या होगा, 10 मिनट पढ़ने से क्या होगा। यार ये जो 5 और 10 मिनट है ना, यही आपको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आपका स्कोर बूस्ट कर देते हैं। मतलब
आप अगर 80% लाने वाले होंगे ना, और ये जो इसको आप ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे टिप्स कि आपको कहाँ से ट्यूशन जाते वक्त अगर आप पैदल जा रहे हैं तो अपने पास एक वो डायरी रखिए छोटी सी, जहाँ में स्टिकी नोट्स लिखे हैं, उन्हें पढ़ते रहिए, रिकॉल करते रहिए। और जैसे बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप शादी वगैरह में जा रहे हैं, तो ले जाइए जेब में और पढ़ते रहिए उन्हें। अगर खाली टाइम मिलता है तो पढ़ते रहिए। बहुत से ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज है, उसमें खुद भी देखा था कि वो बैठ के टॉयलेट में बैठ के पढ़ रहे थे। तो यार देखो, ऐसे हमें अपना टाइम निकालना पड़ता है, टाइम से टाइम चुराना पड़ता है। तो 24 आवर्स भी आपके लिए बहुत हैं जो आप कर सकते तो यार बात करते हैं हमारी दूसरी टिप्स की। टिप्स से पहले हम बात करते हैं हमारे एक पॉइंट की जो आप सभी जानते होंगे। एग्ज़ाम की डेट तक या फिर एग्ज़ाम से कुछ हफ्ते पहले तक शायद एवरेज हर बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर पता होता है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका होता है, जो अनसॉल्व उन्होंने कर चुके होते हैं या फिर जो उनके स्कूल्स में कराए गए होते हैं, ट्यूशन में कराए गए होते हैं। लगभग कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं 70 to 80% जो सबको आंसर पता होते हैं। तो आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे अगर आप उसी तरीके से उन्हीं क्वेश्चन को याद करेंगे या फिर लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में। बाकी बच्चों से आप यूनिक नहीं बन पाएंगे। मेरा कहने का इसके पीछे का मतलब ये है कि यार देयर इज़ अ लॉ कि अगर आपको यूनिक बनना है, यूनिक वर्क करना है या फिर यूनिक रिजल्ट लेना है, तो आपको यूनिक काम भी करना पड़ेगा। जैसे कि इसके बताने का पीछे मेरा मतलब ये है कि अगर आप उन क्वेश्चंस को उन्हीं तरह से लिख के आएंगे अपने एग्ज़ाम में, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में, जिस तरह से सारे बच्चे लिख के आने वाले हैं, तो आपका स्कोर किसी को यूनिक नहीं होने वाला है। मतलब अगर सबके 85 आ रहे हैं तो आपके भी उनके आसपास ही 85 86 आने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यार देखो, 12th के बोर्ड के पेपर में, 11th के पेपर में आपका जो प्रेजेंटेशन मैटर करता है बहुत ज़्यादा। मतलब आपका जो अप्रोच है पेपर सॉल्विंग की, या फिर आपको जो आप पेपर लिखने वाले हैं, जिस तरह से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करने वाले हैं अपने कॉपी में, तो उसे देख के यार एग्ज़ाम पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर देखता है कि यार इस बच्चे का आंसर जो है कुछ यूनिक है, दूसरों से अलग है, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने के चांसेस हैं। जैसे कि अगर आपका आंसर थोड़ा प्रॉपर है, आपने वहाँ पर डायग्राम बना रखे हैं और बाकी लोगों ने डायग्राम नहीं बनाए या फिर इतने अच्छे डायग्राम नहीं बनाए हैं, उतने सिचुएटेड और उतनी अच्छी तरीके से उन्होंने उसे मैनेज नहीं किया उस क्वेश्चन को, तो आपको वहाँ पर आंसर उन लोगों से ज़्यादा मिलेंगे। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? हम अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं बाकियों से अलग? तो यार देखो, मेरा जो वेज था, मतलब मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ करता था। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर आपको डायग्राम नहीं बनाने होते हैं, लेकिन हम वहाँ आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यार मेरी जो आदत थी वो ये थी कि मैंने अपने कुछ दोस्तों से सीखी थी। कुछ ऐसे दोस्त थे जो मुझे बहुत कुछ सिखा गए थे, तो उन उन दोस्तों से मैंने ये चीज़ सीखी थी। तो वहाँ मैं कुछ स्केच पेन होता है, जैसे मैं ब्लैक पेन के साथ एक ब्लैक स्केच भी यूज़ करता था। वहाँ मैं जो हाइलाइटेड पॉइंट होते थे, जहाँ जो मुझे ऐसा लगता था, जैसे कोटेशन डालता था मैं अपने इंग्लिश के पेपर में, जहाँ मैं हर क्वेश्चन में एक कोटेशन डाल देता था किताब से पढ़कर, या फिर जहाँ भी मुझे मिलती थी वो कोटेशन वो मैं हाईलाइट कर लेता था। तो वहाँ एग्जामिनर को ऐसा लगता था कि ये कुछ मैनेज्ड क्वेश्चन है, मतलब वहाँ उस आंसर को वो थोड़ा यूनिक बना देता था। जैसे कि मैं, और इसी तरीके से मैं आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं हमारे इंग्लिश में और हिंदी में, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता था। मतलब अब पूरे अगर मैं समरी बताऊं जो मैंने अभी इस पॉइंट में बताया, तो आपको जो आप अपना क्वेश्चन है वो उसका आंसर जो है थोड़ा यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। जैसे मैं बात करूं अब फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ की, तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ डायग्राम्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो आप बीच में लिख देते हैं, या फिर कुछ डिजिट्स होती हैं, जैसे कोई एच की जो वैल्यू पूछने को आती है, या फिर हाइपर प्लांक नियतांक वगैरह, जिसकी भी वट एवर जो आपका क्वेश्चन है, वहाँ पर जो मेन पॉइंट होते हैं वहाँ पर उसे हाईलाइट करना होता है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जा रहे हैं, मतलब बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं, जहाँ पर उसे और जो मार्क्स मिले हैं उसे यूनिक मिले। तो यार अब बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पर, कि यार आपको पॉजिटिव रहना है। या देखो, आपको अगर 90 से 95 या फिर कितने भी परसेंट अचीव करने हैं अपने 12th में, बोर्ड में, या फिर किसी भी क्लास में, तो यार आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी निगेटिव चीज़ें होती हैं, मैं भी निगेटिव रहता था अपने टाइम पर, तो लेकिन आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, आपका जो पॉजिटिव रहने का जो सिस्टम है वो मैनेज करता है, वो जो डिपेंड करता है वो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। मतलब मैंने कुछ लोग देखे हैं जो आपसे गलत बातें कहेंगे, मतलब आपको डिमोटिवेट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ साथ के लोग भी होते हैं, तो यार आप अगर उनसे डिमोटिवेट हो गए, उनकी बातों को अगर आप सीरियसली ले गए हैं, तो यार वो आपकी हार है। मतलब
वो तो चाहते ही हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाएँ। कुछ लोग होते हैं, कुछ उनका मोटिव होता है या फिर कुछ की ना भी करना चाहें तो आप हो जाते हैं डिमोटिवेट। जैसे कुछ दोस्त होते हैं वो कुछ-कुछ कह देते हैं, लेकिन आपको यार डिमोटिवेट नहीं होना, या फिर आपके कभी पेरेंट्स कह देते हैं या फिर कोई भी लोग कह देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मतलब कहते नहीं है तुमसे ना हो पाएगा, वैसे ही वाला। लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको किसी भी तरह की कोई भी अगर नेगेटिविटी आती है आपको उससे दूर रहना है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं यार देखो। आपको अगर पॉजिटिव रहना है तो आपको एक होती है यार देखो, एक आदत है हर किसी की। अगर आपने कोई भी मोटिवेट बंदा देखा होगा या फिर आपने कोई सक्सेस ऐसा बंदा देखा है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा फोड़ गया या फिर उसने कुछ बड़ा कर गया, तो यार उसके अंदर एक आदत होती है। आदत ये कि वो खुद से बातें करता है। आपको खुद से बातें करनी आनी चाहिए। तो यार देखो, और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, आप जितना अकेले रहेंगे अपने इस टाइम पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमरे में बंद हो जाएँ और पूरे दिन निकले नहीं, मतलब आपको अकेले बैठना है। जब जब आपको डिमोटिवेट फील हो, आपको अकेले बैठना है, अपने से बातें करनी है कि आपकी क्या-क्या कमियाँ हैं, आप किन्हें किसे सुधार सकते हैं। तो यार आपको उन जो वो बातें कह रहा है कि आपसे ये नहीं हो सकता, आपके अंदर ये कमियाँ है, तो आपको उन कमियों को ऑब्जर्व करना है, क्या ये कमियाँ मेरे अंदर असली में हैं भी, या फिर ये सिर्फ मुझे डिमोटिवेट करने के लिए बात कर रहा है। देखो, डिमोटिवेट जो करते हैं लोग, जो आपको गलतियाँ बताते हैं, वो भी दो तरह की होती हैं। एक तरह की गलती वो होती है कि जो आप में असली में है, आप अगर वो गलतियाँ हैं आप में हैं तो आप उसको थैंक यू कह सकते हैं। थैंक यू तो कहना वैसे लोग प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो गलतियों को देखना है, उसके बारे में अपना सेल्फ से बातें करनी है कि आपके अंदर वो कमियां हैं, उसे सुधार कीजिए। या फिर अगर वो आपको लगता है कि ये बस ऐसा है नहीं, ये सिर्फ मुझे डिमोटिवेट करने के लिए बात कर रहा है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, आप उसे इग्नोर करें। और यार ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि यार ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैं फेस टू फेस कैमरा के सामने अपने चैनल पर आया हूँ। तो अब मैं आते ही रहूँगा इस चैनल पर। आपको आपके 12th के एग्ज़ाम तक, या फिर आप किसी भी तरह की आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है 12th से रिलेटेड या फिर 11th से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप यार चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे आपके वो जो क्वेश्चन हैं, वो पूछे गए जो आपके क्वेश्चन हैं वो जेन्युइन लगते हैं कि हाँ उनके आंसर दिए जा सकते हैं, या फिर उनके आंसर देने चाहिए कि इससे जिससे किसी को हेल्प मिले, तो मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यार वीडियो के एंड में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यार मैंने ये वीडियोस क्यों बनाई है, ये चैनल क्यों बना रहा हूँ। तो उसका जो मेन रीज़न है, तो यार मैंने अपने मेंटर से, अपने बड़ों से एक बात सीखी है कि अगर आप किसी की लाइफ में कुछ एडिशन कर सकते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो आपकी भी ग्रोथ होती है। मतलब ये मेरा सेल्फ जो, मतलब आप कह सकते हैं कि ये मेरा ही वीडियो बनाने से आपको कोई, मैं किसी का भला नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब मेरा ही कुछ भला हो रहा है। मैं ही ग्रोथ करूँगा अपनी ऑडियंस के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ जो वीडियो देखने वाले हैं। क्योंकि जो ऑडियंस है जो ये देखने वाली है वो 11th 12th 10th की है, और मतलब ऐसे ही बच्चे हैं, यंगस्टर हैं जो मैं भी हूँ। मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं भी 20 साल का ही हूँ, तो उनके साथ मैं ग्रोथ कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं, जिनसे उन्हें भी हेल्प मिले अपनी उनके स्टडी